अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स। हमने पिछली लेक्चर वीडियो में जो इसके पार्ट 1 था उसमें डिस्कस किए थे शुरू वाले फ़िज़िक्स के 30 क्वेश्चंस, जिसमें हमने लाइन वाइज एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था और देखा था उसकी क्या रीज़न से, किस वजह से वो सारे क्वेश्चंस उनकी जवाबात कैसे आ रहे हैं। आज की जो लेक्चर वीडियो हम इसमें डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस पास्ट ऑफ बायोलॉजी। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एंजाइम्स फंक्शन बाय। एंजाइम का मेजर फंक्शन ये होता है कि वो एग्जिस्टिंग जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करता है। स्पीड अप किस लिहाज से करता है? वो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो उसको डिक्रीज़ करता है। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हेन एन एंजाइम बाइंड्स टू एन एप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट minute changes in the active site occur. This alteration of the active site is known as। जब एंजाइम बाइंड होता है सबस्ट्रेट पर तो उसमें कुछ जो एक्टिव साइट है उसमें चेंजेस आती हैं। तो ये सीधा सीधा हमारे मॉडल का जो हमारा मॉडल था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, उसकी स्टेटमेंट है। दोस्तों साहब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है एट हायर टेम्परेचर्स द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डिक्रीजेस बिकॉज द इंक्रीज्ड हीट अल्टर्स द साइट एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो एंजाइम का एक्टिव साइट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है ना, आखिर वो भी अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स का, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके जो रिजल्ट में जो एक्टिव साइट है वो डैमेज हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। Where does the end products bind in order to inhibit enzyme 1 activity in the following pathway? कि ये आपको एक पाथवे दिया गया है कि इसमें एक थ्योरेनिन का मॉलिक्यूल है, वो थ्रू द सीरीज ऑफ रिएक्शन इट इज़ चेंजिंग इनटू आइसोल्यूसिन। फिर कह रहे हैं कि आइसोल्यूसिन जो एंड प्रोडक्ट है वो एंजाइम 1 पर बाइंड कर रहा है उसको इनहिबिट करने के लिए। तो बताएंगे किस तरीके की इनहिबिशन है। ये आपकी इनहिबिशन होती है एलोस्टोरिक इनहिबिशन, जिसमें क्या होता है एंड प्रोडक्ट इनहिबिट करता है जो शुरू वाला एंजाइम है उसको, ताकि फर्दर प्रोडक्ट ना बने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर blocks the active site, alters the active site, has shape similar to the substrate। जो कॉम्पिटिटर होता है वो एक तो क्या करता है, वो ब्लॉक करता है एक्टिव साइट को। दूसरा वो क्या करता है, कॉम्पिटेटिव है ना, वो कॉम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि उसकी जो शक्ल है वो सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर होती है। तो इस हिसाब से मेरा जो करेक्ट ऑप्शन बना है वो 1 और 3 जो है डी में। तो इस हिसाब से जो मेरा करेक्ट ऑप्शन वो बनेगा डी। Non-competitive inhibition involves binding of inhibitor to the allosteric site, binding of an inhibitor to the active site, change in the shape of active site. There is no more than one correct option which is correct। यहाँ पर क्या है, more than one correct जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। पहले क्या, बाइंडिंग जो इनहिबिटर है वो बाइंड होता है एलोस्टेरिक साइट पर, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नॉन कॉम्पिटेटिव, वो अदर देन एक्टिव साइट वो वहाँ पर बाइंड कर रहा है। जब वो बाइंड करेगा एलोस्टेरिक साइट पर तो वो क्या करेगा, वो एक्टिव साइट की जो शेप है उसे चेंज कर देगा। तो इस वजह से जो हमारे करेक्ट ऑप्शन है वो है ए एंड सी। तो उस लिहाजा जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, जो हम यहाँ पर टिक करेंगे, वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। देयर इज मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। द शेप एंड द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम कैन बी मॉडिफाइड बाय हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम पीएच। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी हमारा जो शेप एक्टिव साइट एंजाइम का तब भी चेंज होगा, अगर हम पीएच को एक्सट्रीम तक लेकर जाएंगे तब भी ये चेंज होगा। तो हमारा इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। डैश इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम लैकिंग द एसोसिएशन ऑफ कोफैक्टर। कि जब एंजाइम में उसके साथ उसका को फैक्टर बाइंड नहीं हुआ होता तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं एपो एंजाइम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अ को एंजाइम इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द बॉर्डर क्लास ऑफ को फैक्टर्स बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनिक। जो हमारे अदर जो होते हैं, मतलब को एंजाइम ऐसे को फैक्टर्स होते हैं जो एक्टिव करते हैं एंजाइम्स को, उसमें जो क्लास आती है को एंजाइम्स की तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। तो जो इस हिसाब से जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following statement is not part of cell theory? All cells are produced from other cells. Only animal cells are composed of cells. All living cells are composed of cells. इसमें से हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। जो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन जो गलत स्टेटमेंट है वो बी स्टेटमेंट, जो क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एनिमल सेल्स में ही सेल्स होते हैं, जो अलग बाकी के जो सेल्स हैं, मतलब प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें भी तो सेल्स के ही बने हुए ना। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी।
A microscope has a 4x ocular lens and a 10x objective. What is the microscope's total magnification? ये आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं आई पीस इंटू ऑब्जेक्टिव पीस 4 इंटू 10 40x। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है which of the following determines chromatin? क्रोमेटिन को कौन डिटरमाइन करता है? उसमें होते हैं जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। डैश स्ट्रक्चर इज वेयर राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड। राइबोसोम्स हमारे कहाँ पर फॉर्म होते हैं? वो फॉर्म होते हैं हमारे न्यूक्लियोलस में। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इट मेक्स लिपिड्स, डिटॉक्सिफिकेशन, टेस्टोस्टेरोन। मतलब क्या? ये सारे इसके फंक्शंस। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अ क्रोमेटिड व्हाट इज वन? अ क्रोमेटिड इज वन कॉपी ऑफ वन। क्रोमेटिड जो है वो एक रेप्लिकेटेड कॉपी होती है क्रोमोसोम्स की। आपको पता है इस तरीके से वो एक क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पर वो चियास मेटा पर वो बाइंड हुए होते हैं। अगर इस सिंपल अगर एक क्रोमेटिड को देख लें तो वो क्या रेप्लिकेटेड कॉपी होता है क्रोमोसोम की। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। द डैश इज फर्स्ट फॉर्म बिटवीन द टू नियर बाय सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, काफ़ी बार पास्ट में भी पूछा जा सकता है। जो हमारी पहले वाली जो लेयर बनती है ना, एक होती है प्राइमरी लेमिला, सेकंड लेमिला, एक होती है मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला होती है टू नियर बाय सेल्स के बीच में। तो तब भी वो क्या कहते हैं, दो सेल्स आपस में अलग हो पाते हैं। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। If a mouse has 40 chromosomes in regular body cells, how many chromosomes are located in its sex cell? हमेशा हम ये बात याद रख लें कि सोमेटिक सेल्स में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मगर जो सेक्स सेल्स होते हैं उसमें हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सिंपली अगर 40 क्रोमोसोम हैं तो उसके सेक्स सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 20। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। The chromosome in which the centromere is positioned very near to one end in such a way that it produces one short arm and the other produces very long arm। ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एक्रोसेंट्रिक। इस लिहाज से इस तरीके का एक क्रोमोसोम होता है, उसकी एक बहुत लंबी लेंथ होगी एक आर्म की, दूसरी उसकी छोटी लेंथ होगी। Ribozymes are catalytic RNA molecules which help in the digestions। मतलब जो enzymatic reactions, इससे सब जो मैं करेक्ट क्वेश्चन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। डैश होल्ड पेयर्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो क्रोमेटिड्स को एक साथ रखता है? वो से हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, जो बीच में होता है दो क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स के बीच में। बेस्ड ऑन दिस डायग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग could be used to increase the reaction at a point C? वो कौन सी, अगर हमें रिएक्शन पॉइंट सी पर रिएक्शन को इंक्रीज करना है तो हम इसमें क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, इसमें एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं सबस्ट्रेट वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एंजाइम। अगर हमें ये रिएक्शन इंक्रीज करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच, अच्छा जी, इफ देयर इज मोर ऑक्सीजन इन द ब्लड देन इन एनी ऑर्गन विच डायरेक्शन वुड द ऑक्सीजन वुड मूव। अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एक ऑर्गन है, अगर ब्लड में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है दूसरे ऑर्गन के तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? तो ऑक्सीजन जाएगी आउट ऑफ द ब्लड। अगर जहाँ पर ब्लड पहले से ही कम है तो उस तरीके उस डायरेक्शन में ब्लड जाएगी ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर यहाँ पर अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ पर ही हम ऑक्सीजन और जमा करते जाएंगे, नहीं। तो इस हिसाब से मेरा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। In osmosis, water always moves towards the dash solution. It always tries to move towards the hypertonic solution. आपको पता है कि it is the diffusion through the semi-permeable membrane where the water moves from a lesser solute volume to the higher solute volume. It occurs when white blood cells are mobilized to destroy invade microbes. यहाँ पर एक प्रोसेस पूछ रहा है कि ये कब होगा, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आएगा तो वाइट ब्लड सेल्स उसको क्या करेंगे, उसको फेगोसाइटोसिस कर देंगे। तो इसलिए मेरा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो अब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोटीनरी हाईवे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लिपिड हाईवे फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर एक से ज़्यादा है। रफ एंडोप्लाज्म में एक तो प्रोटीन की फैक्ट्री है,
दूसरा ये बनता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसमिटेड टू बोथ सन्स एंड डॉटर्स फ्रॉम द मदर्स एग। क्यों? क्योंकि जो हमारा मदर फादर का जो स्पर्म होता है इस तरीके के एक स्पर्म होता है, तो जो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मिडिल पीस में होता है, मगर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो फादर के स्पर्म का हेड है वो इंटर करता है एग में। तो इसलिए तो जो भी माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा जो ट्रांसमिट होता है, चाहे वो सन हो चाहे वो डॉटर हो, तो वो आता है मदर के एग से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Which one of the following is the correct pair? DNA synthesis ribosomes बिल्कुल गलत, प्रोटीन सिंथेसिस स्मॉल एंडोप्लाज्मिक बिल्कुल गलत, एरोबिक रेस्पिरेशन क्रिस्टी which is present in the mitochondria, so it's correct। मगर हमारा फर्ज है हमारा लास्ट ऑप्शन भी देखना, राइबोसोम सिंथेसिस गोल्गी अपराटस तो पैकेजिंग करवाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यूज योर नॉलेज अबाउट द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर क्वेश्चंस 98 to 100। अब ये जो 3 क्वेश्चन हैं वो इसके ही रिलेटेड है फिगर के। इन द डायग्राम व्हाट स्ट्रक्चर इज लेबल्ड विद द लेटर W। अब ये जो हमें जो डायग्राम दी गई है इसमें जो W का मॉलिक्यूल है वो क्या है? अब देखिए ये एक फॉस्फोलिपिड की बायलेयर की डायग्राम है। इसमें जो W का है ना वो एक प्रोटीन है, या यहाँ पर ये प्रोटीन कौन सा? ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये आउटसाइड की तरफ लगा हुआ है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन में बनेगा हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डायग्राम ऑफ व्हिच स्ट्रक्चर इज लेबल्ड विद द लेटर X। X जो हमारा है वो हमारा एक इंटीग्रल प्रोटीन है, मतलब देखिए ये कंप्लीटली लेयर से एम्बेडेड है, देखिए ये कंप्लीटली थ्रू आउट द कोर्स एम्बेडेड है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। 100 का जो हमारा डायग्राम इसमें कहेंगे व्हाट इज द लेटर Y। वाटर जो हमारा जो Y का मॉलिक्यूल है वो क्या है? हमारा एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। उसका जो फॉस्फोलिपिड की क्या दो पोर्शन होते हैं, एक होता है इसका पोलर हेड, एक उसके होते हैं नॉन पोलर टेल। यहाँ पर जो Y है वो एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को शो करा है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अलबत्ता हमने सारे लेटर देख लिया, हम Z को क्यों छोड़ दें? Z का आपका जो मॉलिक्यूल है ना वो ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोप्रोटीन भी कह सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड भी कह सकते हैं, जो बाहर की तरफ लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे आज के लेक्चर वीडियो। हमने इसमें 30 क्वेश्चंस पास सम टेस्ट के सॉल्व किए। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगी उसमें हम इसके 30 क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री के हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।